नमस्कार। TIN नेटवर्क के कॉफ़ी विद मेंटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि विदित है कि कॉफ़ी विद मेंटर्स में हम आपकी मुलाकात करवाते रहे हैं पॉलिटिशियंस, समाज सेवक, अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य करने वाले लोग जो न केवल समाज को बल्कि युवा वर्ग को कुछ न कुछ नया दे सकते हैं या जिनसे नया वर्ग कुछ भी नव सीख सकता है। इसी सोच के साथ आज हम बीकानेर केंद्रीय कारागृह के जेल अधीक्षक आर अनंतेश्वरन जी के साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर से हम जानेंगे सर के खुद के विषय में, सर के जो इस क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में हमारे राजस्थान में 105 के करीब जेलें हैं जिसमें से 10 केंद्रीय कारागृह हैं और बीकानेर उन केंद्रीय कारागृह में से एक केंद्रीय कारागृह है। और बीकानेर की जेल अपने आप में एक विशिष्ट इतिहास रखती है। अगर आप बीकानेर से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि जब महाराजा गंगा सिंह एक बार विदेश गए और विदेश से ब्रिटेन से वो एक गलीचा लेकर आए, जो गलीचा जब यहाँ पर लाया गया और उसे खोलकर उसका पिछला साइड खोला गया तो उस पर बीकानेर जेल का टैग लगा था। तो बीकानेर जेल अपने आप में एक विशिष्ट महत्व की जेल रही है शुरू से ही। तो हम सर से पहले जेल के विषय में बात करते हुए आगे की ओर चलेंगे। सर, जैसा मैंने कहा कि रियासतकालीन समय से ही बीकानेर जेल जो है गलीचे के लिए विख्यात रही है और पिछले कुछ समय से इस दिशा में कार्य भी हुए। जयपुर रग कंपनी के साथ एक कार्य शुरू करने की बात पिछले वर्ष आई थी, लेकिन अब तक वो कार्य शुरू नहीं हो सका। सर, उस पर थोड़ा सा आपने व्यूज़ बता दीजिए। जी मैम, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बीकानेर जेल राजस्थान की जेलों में एक बड़ा प्रोमिनेंट स्थान रखता है। राजस्थान की 10 जेलें और लगभग 110 जेलों में बीकानेर का एक विशिष्ट स्थान है और कई कारणों से है। ये एक रियासतकालीन जेल है जहाँ पर कि जो कन्विक्ट्स के लिए जो काम होता था वो एक विशिष्ट काम होता था। यहाँ पर गलीचे बनते थे जिनकी देश विदेश में काफ़ी मांग हुआ करती थी और इसकी अलग पहचान होती थी। यहाँ तक जो आप जिस लेजेंड की आप बात कर रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह जी लेकर के आए, उस गलीचे को मैंने खुद ने यहाँ आकर के जूनागढ़ में देखा। काफ़ी भव्य, बड़ा, बेहतरीन कारीगरी का वो गलीचा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं साथ में, और भी आप अगर आप बीकानेर के पुरानी हवेलियों में अगर आप जाएं तो आपको हर जगह बीकानेर जेल के गलीचे दिखेंगे। वो सिर्फ जूनागढ़ तक सीमित नहीं है, सेठों के हवेलियों और राजे महाराजों के घरों और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश शासक रहे भारत में, उनके यहाँ पर भी कई जगहों पर बीकानेर के गलीचे मौजूद है और हर जगह की वो शोभा बढ़ा है। ये बात उस दौर की है जब इनको गलीचे को प्रश्रय मिलता था राजे महाराजाओं का। बड़े बड़े जो दीवान हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे, नगर सेठ हुआ करते थे, उनका प्रश्रय मिलता था जी। भारत में आज़ादी के बाद में एक नेहरूवियन सोशलिज्म ने जन्म लिया और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स है वो डिज़ोल्व होकर के वो एक डेमोक्रेसी में हो गए। डेमोक्रेसी में और जब सभी आम आदमी हो गए तो वो आम आदमी इस गलीचे की कॉस्ट को वहन नहीं कर सकता। तो ये जो वर्ग था, शासक वर्ग था, उनका जो डिक्लाइन हुआ, उसके साथ में बीकानेर के गलीचों का भी स्लो डिक्लाइन हुआ है। पिछले कुछ सालों में हमने कोशिश की कि इसको वापस रिवाइव किया जाए और इस दिशा में जयपुर रग्स कंपनी के साथ में एक MOU भी हुआ। लेकिन बीकानेर में ये बहुत सक्सेसफुल अभी नहीं हो पाया, लेकिन हम इसको फिर से कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में और बहुत जल्द आपको सुखद समाचार दें और हम यहाँ पर गलीचों के लिए खुद अपने लूम्स लगाएं, जिससे कि यहाँ के जो गलीचों की जो खासियत है वो आम आदमी को सुलभ हो सके, आम आदमी की पहुंच में वो गलीचे आ सके। इसी सोच के साथ अब प्रारंभ किया जाएगा सर। आइडिया ये है कि वो आम आदमी को सुलभ हो सके, वो उसकी पहुंच तक जी, क्योंकि अब तक जो है वो बड़े बड़े जगहों पर ही केवल मॉन्यूमेंट्स में या वहाँ पर ही देखने को मिल रहे हैं। तो आम आदमी के लिए भी वो गलीचे धीरे धीरे अब सुलभ हो सकेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। जी सर। एक सर, यहाँ पे सहकारिता उपभोक्ता भंडार की ओर से कैंटीन का संचालन भी होता है। सर, उस कैंटीन के विषय में कुछ बताएं। क्या जानना उसके चाहिए? माध्यम से क्या कार्य किया जा रहा है और उससे जो जेल में जो प्रिजनर्स हैं वो किस तरह से उससे लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जेल में 2 तरह की सुविधाएं कह लें आप। सुविधाएं, एक मैं लूज टर्म यूज़ करूँ, इसको मैं वापस क्लासिफाई करूँगा। सबसे पहला तो उनका जो अधिकार,
अधिकार उनका क्या, उनका राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। दूसरा पार्ट आ गया कि जो उनका कैंटीन का हिस्सा है, वो कैंटीन वो उनकी सुविधा है, अधिकार नहीं है। तो मैं इसलिए सुविधा को मैंने वापस क्लासिफाई करने की बात। दूसरा, अगर हम सुविधा दे रहे हैं क्योंकि बंदी नॉर्मली हम उसके ओवरऑल जो ग्रोथ के लिए, या उनको अगर उनको अच्छा लगता है, उनका मन करता है कि कुछ मीठा खा लें या कुछ नमकीन खा लें, तो वो कैंटीन से उसको अवेलेबल हो सके, या फल खा लें, मौसमी फल खा लें, या ऐसी कोई दूसरी चीज़ ले लें जो कि उनको लगता है कि वो उनके पास होनी चाहिए। साधारण इस तरह की लगभग 50 चीज़ें हैं जो नेसेसरी और लग्जरी के बीच की है। जो नेसेसरी तो नहीं है और ना ही वो लग्जरी है, लेकिन वो एक सामान्य जीवन, एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। That's it. बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हमने करीब 50 के आस लगभग हमारे पास ऐसे आइटम्स की लिस्ट है जो हम कैंटीन से उपलब्ध कराते हैं, और वो सारे जो आइटम्स हैं वो हम सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से कराते हैं। 2022 से पहले तक जो कैंटीन में जो भी सामान उपलब्ध होता था वो प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से होता था, लेकिन हमारे सम्माननीय महानिदेशक महोदय के दूरदृष्टि थी कि उन्होंने उस प्राइवेट ठेकेदार की जगह इसका गवर्नमेंटाइजेशन कर देना वो बेहतर समझा, जिस वजह से उसको सहकारिता जो विभाग है उससे एक MOU साइन हुआ। मेरे ख्याल से इट वाज इन February 22। तो February 22 में वो एक MOU साइन हुआ, जिससे कि राजस्थान की सभी जेलों पर, सभी केंद्रीय कारागारों में, डिस्ट्रिक्ट जेल्स में और अब तो सभी सब जेल्स में कैंटीन की सुविधा सहकार उपभोक्ता भंडार के माध्यम से उपलब्ध है। जी, थैंक यू सर। एक सर, यहाँ पे जेल में मसाले तैयार किए जाते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि बीकानेर जेल से ही ये शुरुआत हुई, साबुत मसाले जो यहाँ पे काम, और उसके बाद वो राजस्थान की और जेलों में भी शुरू हुआ। तो सर वो कितना सक्सेसफुल अभी यहाँ पर रह रहा है और वो किस तरह से फ़ायदा दे रहा है प्रिजनर्स? मैम, जनरली जैसे हमारे पास में ये कोविड के टाइम की बात है, जब हमको फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा था जी, तब हमने साबुत मसाले मार्केट से परचेज़ किए थे एट द लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट, और उसको हमने पीस करके, जैसे अगर बीकानेर के अंडर की जितनी भी जेल्स हैं उनको हमने सप्लाई की थी। वो काम हम फैक्ट्री के माध्यम से करते थे, जिसमें जो भी वो मसाले पीसने का काम, पिसाई का काम करते थे, उनको उनका मेहनताना मिलता था जी। कुछ कारणों से, जैसे कि ये जो मसाले हैं वो लूज़ हम अगर देते हैं तो अपने आप में सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकते हैं, और कुछ और कारण हैं जिस वजह से उसको हमने साबुत मसाले हमने पीस करके कहीं भिजवाना हमने बंद किया, और वर्तमान में कहीं पर भी मसालों की पिसाई नहीं होकर के हम सीधे उसको सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से ही खरीदते हैं, और जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उतना ही पीसते हैं। अच्छा जी, उससे ज़्यादा नहीं पीसते, सो दैट अगर वो सरप्लस होगा तो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, तो एक थ्रेट परसेप्शन की वजह से उसको हमने रोक दिया। जी सर, एक ना बीकानेर जेल के अंदर जो नाबार्ड के साथ मिलकर आप लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, इनको कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। सर थोड़ा सा वो बताइए, क्योंकि कोरोना काल में भी बहुत काम उस समय भी किया, मास्क बनाने तक का काम शायद यहाँ पर किया गया, उस पर सर थोड़ा सा जानकारी। मैम, जो आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, मास्क बनाने का काम राजस्थान की सभी सेंट्रल जेल्स में हुआ, और जब बल्कि ये कहूँ कि जहाँ पर भी हो सकता था वहाँ पर किया, और राजस्थान की जेलों ने ना सिर्फ जेल्स के लिए बल्कि बाहर भी जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सभी में मास्क बना करके भिजवाए थे। तो वो जेल बियॉन्ड जेल था, बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज उसकी प्रोडक्ट्स जारी थी जी। और नाबार्ड ने हमने बहुत बेहतरीन सहयोग किया, उन्होंने हमें टेक्निकल असिस्टेंस दिया, और यहाँ तक कि हमारे पास में बहुत ही वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया। कुछ जैसे जो उन्होंने प्रिंटिंग के लिए हमें सपोर्ट किया। अब प्रिंटिंग जो स्क्रीन प्रिंटिंग का जैसे उन्होंने ट्रेनिंग करवाया, या एम्ब्रॉयडरी का या हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग करवाया, उसमें हम पर बैच 30 स्टूडेंट्स लेते थे, और उसके बाद में उसको जैसे जब वो बंदी छूट जाए उसके बाद में उसको इस लायक बनाते थे कि वो बाहर जा कर के अपना खुद का काम शुरू कर सके। तो हमने अभी रिसेंटली यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किया,
और महिला जेल पे एम्ब्रॉयडरी का काम किया। वर्तमान में यहाँ पर मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का चल रहा है, नर्सरी का चल रहा है। ये हमारे पास लगातार आगे से आगे चलता रहेगा जी। इसी तरीके से। अब हम इसी सीरीज़ में आप पूछ रहे हैं तो जो गलीचे की जो ट्रेनिंग है वो भी हम भी करवाएंगे, जो प्रोबेबली हम नेक्स्ट मंथ में हम शुरू करवा पाएंगे। जी जी सर, ये जो लोग यहाँ पर सीखते हैं, आप उनको सिखवाते हैं, उसके बाद सर वो लोग बाहर भी जाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ उनका रखा जाता है डाटा कि कितने लोगों को इससे रोजगार मिला, या इसकी कोई पड़ताल भी की जाती है? मैम एक बात समझने की है, मैं अगर बाहर जाकर के रोजगार करूंगा, मैं उस रोजगार को अपनाऊंगा जिसमें मुझे मैक्सिमम आमदनी हो जी, या मैक्सिमम बेनिफिट हो। बेनिफिट दो तरह से हो सकता है मैम, कि अगर मैं जो मुझे घर में बैठ करके मिल जाए या मुझे कहीं बाहर जा करके मिल जाए। जी। बाहर जा करके अगर मैं करता हूँ तो मैं वो करूँगा जो मैंने स्किल एक्वायर किया। घर से अगर मैं करूँगा तो मैं वो करूँगा जो मेरे लिए इजीली अवेलेबल। तो मेरी प्रायोरिटी या तो मैं घर में रहने की होगी या बाहर, क्योंकि तो इट डिपेंड्स कि मैं क्या किस तरह का स्किल या यूज़ कर रहा हूँ। एक एडिशनल स्किल इंसान के कॉन्फिडेंस में हमेशा बूस्टअप करता है। वो जो भी काम करेगा वो बेहतर काम कर पाएगा। तो अगर वो स्किल डेवलपमेंट उसका कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा, वो हमेशा ही काम में ही आएगा। वो घर में भी बैठ करके अगर वो एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस लगा देगा तो आस पड़ोस का, अपने गांव का वो इनविटेशन कार्ड छापने को तैयार होगा। वो एक दिन में वो 5,000 रुपये कमा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी काम करने से तो व्यक्ति जो है रत होता है, किसी जो कंस्ट्रक्टिव कर रहा है तो नेचुरल है, उससे कुछ सीख ही रहा है, सीधी सी बात है। एक सर, आपने कोरोना काल में आप लोगों के यहाँ एक वीडियो कॉल से मुलाकात की सुविधा शुरू हुई थी, जिसमें सर ये था कि कोरोना काल में भी ताकि जो परिजन हैं वो अपने जो प्रिजनर है उससे मिल पाएँ, और उसके लिए शायद नंबर वगैरह लगता था, सारे कुछ व्यवस्थाएं थी। तो सर वो सुविधा क्या अब भी चालू है या अब उसको बंद कर दिया गया? नहीं, मैं आपको बताऊँ इस बारे में, आपको मैं बताना चाहूँगा, कोरोना काल हमारे लिए टफ समय था, लेकिन उसने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी जिस वजह से हम आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए। एक अपॉर्चुनिटी उसमें थी वीसी जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी अपने परिजन से बात कर सकते थे। वो उस समय हमारे कैपेसिटीज़ लिमिटेड थी, आज हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई जी। आज की डेट में बंदी जो पहले हम दिन में 10 से 20 कॉल करते थे, आज हम 100 से 150 200 कॉल कर पाते हैं। इतना हमने कैपेसिटी डेवलप की। ना सिर्फ ये जी, बल्कि वीसी से बंदी को आज की डेट में हम कोशिश ये कर रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि हम जब तक कि अत्यावश्यक न हो मुलजिम को कोर्ट में पेश न किया जाए, और मुलजिम को जेल में ही वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाए, तो जिससे कि उसको आने जाने का एक वो रिस्क कम हो, खर्चा कम हो, और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। कोर्ट्स भी इसका स्वागत कर रही हैं। तो आज की डेट में हमारे पास में हमारे डीजे साहब ने, बीकानेर डीजे साहब ने भी आदेश निकाले, सीजीएम साहब ने भी आदेश निकाले कि सारे कोर्ट्स बंदियों को अपने पास वीसी के माध्यम से ही रिमांड करवाएं, अनलेस रिक्वायर्ड फिजिकली, जब तक कि आवश्यक रूप से उनको ज़रूरत है। तो हम अपना दायरा और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बल्कि आप देखेंगे आने वाले 6 महीने में इससे भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई। आज जो आप देख रहे हैं, आज हमारे पास लगभग दिन में 30 के आसपास वीसी होती है। आज आप शायद 6 महीने बाद जब आप अगर आप आएँ तब आप पाएंगे कि इसमें और डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। तो इसने तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी कोविड ने। जी नहीं, ये एक नवाचार की तरह आया और अब इससे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। एक सर इसी तरह का नवाचार था खुला शिविर। सर थोड़ा सा खुला शिविर के बारे में बताएं। मैं इस विषय में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब कैदी जब बाहर जाता है तो उसको एकदम से उतनी एक्सेप्टेंस शायद नहीं मिलती समाज की तरफ से, तो खुला शिविर उस दिशा में कितना कारगर हो सकता है, मैं इस संदर्भ में बात करना। मैम, आपने एक जो प्रश्न किया उसका एक समाज से अगर आपने जोड़ा है, तो मैं समाज से ही शुरू करता हूँ। जी। बच्चा अगर बिगड़ा तो वो गलती किसकी है? समाज की गलती है, माँ बाप की गलती, किसकी गलती है? सर एनवायरनमेंट, आसपास का एनवायरनमेंट तो नेचुरल है कि उसको करता कोई भी एक साइक है जी, वो एक एनवायरनमेंट हेरिडिटरी दोनों का प्रोडक्ट है जी। एनवायरनमेंट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, हेरिडिटरी को आइसोलेट नहीं कर सकते, दोनों का उसमें बराबर से हाथ है। हैविंग सेड दैट, तो अगर एनवायरनमेंट का फेलियर है वो इसलिए जेल में है जी।
फेलियर समाज का है, पेरेंट्स का पढ़ाने में या समझाने में, संस्कार देने में, जबकि हमारे पूरी जो पीछे हमारी जो विरासत है वो पूरी संस्कारों पर आधारित है। हमारे संस्कार देने में अगर हम फेल हुए, इसलिए वो बच्चा बेसिकली समाज का फेलियर है। जो बंदी जो है, मुस्लिम जो बाय एंड लार्ज है, अगर संस्कार ठीक होते तो वो यहाँ नहीं होता, तो वो समाज का फेलियर है। तो समाज अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये बड़ा आयरॉनिकल सिचुएशन है कि भाई समाज हमारा फेलियर, हमारे क्लास का बच्चा जो फेल हो गया है, हम उसको अपनी क्लास में वापस क्यों नहीं बिठाना चाहते, हम उसको पास क्यों नहीं करना चाहते। तो ये देयर इज अ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ माइंड सेट है जिसको कि शिफ्ट होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कोई व्यक्ति समाज के लिए रेलेवेंट कैसे होता है? सबसे पहली चीज़ तो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए समाज के लिए। समाज में वैल्यू एडिशन होना चाहिए उसकी वजह से। वैल्यू एडिशन कई तरह से हो सकता है। एक, या तो वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे क्वालिटेटिवली, दूसरा या इनकम जनरेशन में वो कंट्रीब्यूट करे क्वांटिटेटिवली। तो हम जो ओपन कैंप का जो फॉर्मेट है या जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बंदी जो यहाँ है वो यहाँ पर वो बाय एंड लार्ज अनप्रोडक्टिव है सोसाइटी के लिए। जी। सोसाइटी में वो किस तरीके से क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली वो वैल्यू ऐड कर सकता है, वो ओपन कैंप उसका एक माध्यम है। अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है उसके, कि कोई बंदी अगर 1/3 अपने सेंटेंस का जो भुगत चुका है वो ओपन कैंप में शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ पर वो अपने जीविकोपार्जन करता है और साथ में अपने परिवार का भी पेट पालता है, बच्चों को पालता है, उनको स्कूल भेजता है। तो वो वापस अपने सोसाइटी में जो उसका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और अल्टीमेटली वो मेन स्ट्रीम होता है। मेन स्ट्रीम से मतलब ये है कि उसके जो फैमिली है वो वापस सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ गई, वो खुद आ गया, वो खुद बेहतर वैल्यू ऐड कर रहा है खुद के लिए भी, समाज के लिए। राजस्थान में मोर देन 30 ओपन कैंप्स हैं और सबसे बड़ा जो है वो सांगानेर जयपुर में है, लगभग 400 बंदी हैं। और बीकानेर में हमारे पास में 3 ओपन कैंप्स हैं, 2 को हम साथ में बीचवाल में ही काउंट करते हैं और एक बेलासर में। बीचवाल में जो कैपेसिटी वो 103 की है और बेलासर में 20 की कैपेसिटी है। जो बीकानेर के जो ओपन कैंप्स हैं वो थोड़े से स्पेशल है। स्पेशल यूँ है कि वो संस्थागत ओपन कैंप्स हैं जी, दोनों की दोनों। संस्थागत यूँ है कि जो बीचवाल वाला ओपन कैंप है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है जी। तो यहाँ के जो बंदी हैं वो वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना जो फिजिकल कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे उनको ट्रेनिंग में हेल्प बेटर हो सके। उसी तरीके से बेलासर जो काम है वहाँ पर श्री गोविंद गौशाला है, तो वहाँ पर बंदी वहाँ पर काम करते, गौशाला को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे गायों की भी सेवा होती है और समाज की सेवा होती है। तो इस तरीके से उनका आइडिया ये है कि वो कंट्रीब्यूट करे किसी संस्था से। उसी तरीके से कुछ और तरह के ओपन कैंप्स जैसे सांगानेर है। सांगानेर में बंदी मॉर्निंग और इवनिंग अपनी हाजिरी देता है, उसके बाद वो बाहर चला जाता है। बाहर जा कर के वो विद इन सिटी लिमिट्स, जयपुर के लिमिट्स के अंदर वो अलग अलग जगहों पर काम, कोई थड़ी चला, तो कोई नौकरी करता है, कोई किसी के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बल्कि वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी मिलेंगे आपको प्रॉपर्टी वाले भी मिल जाएंगे, आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, आपको कई ऐसे लोग हैं जो कि वो ओपन कैंप में रहते हैं। वो सुबह निकलते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, शाम को आते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं और समाज में भी वापस वो जुड़ते हैं जी। तो दैट इज़ द डिफरेंस जी। सर, एक आप जो यहाँ पर बैठे हैं एज ए गार्जियन की तरह बैठे हैं, या जितने भी लोग हैं वो आपकी गार्जियनशिप के अंदर ही हैं वो यहाँ पर। तो सर, जो यहाँ पे जो बंदी आते हैं कई बार वो मेंटली भी, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे कार्य करके आया है या एकदम से हम उसे वहाँ पर उसके साथ कोप कर पाना या सब कुछ करना, क्या सर उसमें दिक्कतें आती हैं? मैम, हमारे पास, मैंने फिर आपको कहा, हमारे पास रिजेक्ट्स आते हैं जी। ठीक है, रिजेक्ट्स यूँ आते हैं कि जो सोसाइटी में कोप नहीं कर पा रहा होता, वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो व्हाटएवर जो भी आप कहें, उसमें कई बार हमारे पास ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं तो जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं जी। ठीक है,
गार्जियनशिप एक बहुत बड़ा शब्द है मैम। मैं अपने आप को मैं बहुत छोटा फाइंड करता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सबके साथ में जो एक मिनिमम ईश्वर ने जो दिया है वो उनको भी मिले जी। और वो जो ईश्वर का जो प्रेम है वो आपस में भी वो एक दूसरे में महसूस कर सके, ताकि जब वो यहाँ से बाहर निकले तो बेहतर होकर के निकले। उस पॉइंट तक मैं जितना कंट्रीब्यूट या हमारी टीम जितनी कंट्रीब्यूट कर सकती है हम करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कभी कभी हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट पीपल आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट इंसान आते हैं कि जिनको कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ख़ास करके मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो वेस्टर्न राजस्थान में या जो पाकिस्तान पंजाब से लगे हुए एरियाज़ में, यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जो हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। जो बंदी जो आता है वो बाहर से आता है, वो कई बार वो एडिक्शन में आता है जी। बल्कि अगर मैं कहूँ कि हनुमानगढ़ से जो आ रहे हैं वो अधिकतर 99.9% एडिक्शन के आ रहे हैं, गंगानगर से आ रहे हैं वो 99.9% एडिक्शन के आ रहे हैं, अब बीकानेर के जो आ रहे हैं वो 70% तक एडिक्शन के आ रहे हैं। तो एडिक्शन के आ रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद उनको मिलेगा तो नहीं, अब वो मिलेगा नहीं तो विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे और बहुत सीवियर सिम्टम्स आते हैं जी। वो जो सिम्टम्स होते हैं वो हमको फेस करने पड़ते हैं, वो जो उनके पेरेंट्स नहीं फेस कर सकते, जो पड़ोसी नहीं फेस कर सकते, समाज नहीं फेस कर सकते, वो हमको फेस करने पड़ते हैं। और जब वो फेस करना पड़ता है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको व्यक्ति को मैनेज करना। वो एक प्रेशर है हमारे स्टाफ पर भी होता है, मेडिकल स्टाफ पर भी होता है, जहाँ से अगर उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है तो उनके ऊपर भी होता है जी। लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं कि हम उनको अटेंशन दे पाते हैं जी। ये हमारी खुशकिस्मती है, हम भाग्यशाली हैं कि हम उन लोगों की सेवा कर पाते हैं जो और कोई जिनको संभाल नहीं सकते, तो ये हमारी खुशकिस्मती है जी। सर आप इनके लिए योगा, खेलकूद प्रतियोगिताएं ये सब भी अरेंज करवाते हैं, मैंने भी यहाँ पर भी देखा है, यहाँ पर भी खेलकूद प्रतियोगिताओं के बहुत सारे जो हैं मोमेंटोज वगैरह पड़े हैं, तो सर उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम इसमें जेल का जो सबसे बेसिक प्रमाइस होता है मैम कि वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जी। थर्ड होता है रिहैबिलिटेशन, तो सुरक्षा, स्वावलंबन, सुधार, ये यानी कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इसमें जो सबसे प्राइमरी है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम किसकी कर रहे हैं? हम बंदी की कर रहे हैं, हम इस कैंपस की कर रहे हैं, हम समाज की कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम 3 जनों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसके बाद में आएंगी। तो पहला हमारा कंसर्न होता है कि बंदी सेफ रहे, सिक्योर रहे, जेल की इंटेग्रिटी बनी रहे। जेल जिस पर्पस के लिए है वो पर्पस फुलफिल हो, ये इंटेग्रिटी। मैं जो कह रहा हूँ अगर मैं वो करता हूँ तो ये मेरी इंटेग्रिटी। इसी तरीके से जेल की इंटेग्रिटी इसी बात पे है कि जेल किसी व्यक्ति को रखने के लिए है, निरुद्ध करने के लिए, तो वो निरुद्ध रहे और सेफली रहे। तो मेरी सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जेल अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करे। इसके बाद में हम चाहे उसको सुधारें, हम रिहैबिलिटेट करें, क्योंकि हम ये अगर फुलफिल नहीं करें तो हम समाज को खतरे में डाल दिए। उसके बाद आता है हम इनको सुधारें। सुधार कई तरह की चीज़ें हो सकती है, एक एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है मैम। तो इंटरनली हमारे लिए सबसे इम्पैक्टफुल होता है कि जब कोई व्यक्ति इंटरनली चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ वो खुद महसूस करता है, बस उसके आसपास के परिवार, समाज सब महसूस करता है। क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति दौड़कर अपने आप को रिक्रिएट करता है, रिक्रिएशन उसके लिए बेटर है। कोई वॉलीबॉल खेल के होता है, कोई बैडमिंटन खेल के होता है, कोई मॉर्निंग में योगा करके होता है, कोई मॉर्निंग में प्रार्थना करके होता है। कोशिश ये रहती है कि हर व्यक्ति को उसकी अपॉर्चुनिटी मिले जी। लेकिन फिर भी अगेन अंडर द वाइडर सर्कमफ्रेंस हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर है। अगर मेरा रिक्रिएशन किसी और को बाधित करता है तो वो रिक्रिएशन नहीं है। तो उस दायरे के अंदर रहते हुए हम सबको कोशिश करते हैं कि हमारे जो बंदी जितने भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो अपने लेवल पर रिक्रिएशन कर सके और हम ग्रुप लेवल पर भी कर सकें। अगर अब जेल एक रूटीन में बंधा हुआ होता है जी। शाम के टाइम में जनरली सभी बंदी खेलते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं। अंदर भी इंडोर गेम्स भी होती हैं, आउटडोर गेम्स भी होती हैं। बीकानेर जेल में काफ़ी टाइम से बाहर नवंबर दिसंबर की जब सर्दी का मौसम होता है हम क्रिकेट प्रतियोगिता भी कराते रहे। लेकिन हमने इस साल नहीं कराया अगेन, क्योंकि वो सेफ्टी सिक्योरिटी पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।
उसी तरीके से फिर रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो रिहैबिलिटेशन में हमारे जितने जो ये स्किल डेवलपमेंट वाले और जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। जी मैम। एक सर जेल प्रहरी हैं यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी रहती हैं यहाँ पर, तो सर उनके बच्चे वगैरह भी होते हैं, तो सर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करते हैं? क्योंकि उनको भी एक बाहर का एनवायरनमेंट तो नहीं मिल पा रहा है, जैसे मनोरंजन हो गया, पार्क्स हैं, झूले हैं, तो सर उनकी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं उनके लिए स्पेशली? हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि जो बीकानेर जेल में हमारे पास में कैंपस काफ़ी बड़ा है और खेलने कूदने के पर्याप्त साधन स्थान है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क हमने बनाया है। इसके अलावा हमारे पास जो भी हमारा इवेंट, हमारे पास हमारे अगर कोई साझा इवेंट होता है तो हम इवेंट साथ में करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं हम साथ में कई बार। तो बच्चे हमारे जो जितने भी हैं वो हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये कोशिश करते हैं किसी एक, क्योंकि हमारा जो जॉब है वो 24/7 है, तो हमारी कोशिश बच्चा अकेला नहीं रहे बाहर भी। जी। तो ये हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इससे हम बहुत हद तक बच्चों की हेल्प भी कर पाते। कोई बच्चा बीमार हो गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जेल के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो हॉस्पिटल भी जाता है, उसका ध्यान भी रखा जाता है, उसकी दवाइयों का सब कुछ का ध्यान रखा जाता है। तो ये जेल बेसिकली एक परिवार है जी। एक अंदर एक परिवार होता है और एक जो कैंपस के चारों तरफ रहता है वो एक परिवार होता है। ये एक बहुत मतलब ये एक फॉर्चुनेट बात है कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं। तो हम कैंपस से बाहर शायद कम जाते होंगे, लेकिन हमारा कैंपस बड़ा पूरा है। जी बिल्कुल। तो सर थोड़ी सी बात हम आपके संदर्भ में करेंगे सर, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि जेल का अंदर जो मतलब कार्य कर रहे हैं लोग, उसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता है या उसके, मैं अब तक यही सोच रही थी कि पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है वो देकर आते हैं, तो मुझे सर ने बताया कि नहीं, वो एग्ज़ाम अलग से होता है। सर उसके बारे में थोड़ा सा हमारे यूथ को बताइए ताकि इस फील्ड में भी उनको पता चले कि इस फील्ड में वो कैसे एंटर कर सकते हैं। मैम, जेल सर्विसेज बाय एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एलाइड सर्विसेज का भाग है। जो RAS का एग्ज़ाम होता है राजस्थान में, उसमें जेल सर्विस उसका एक पार्ट है। और इसके जो अगर मैनेजमेंट को देखा जाए तो 3 तरह का मैनेजमेंट होता है। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो DG, ADG लेवल पर या इवन IG लेवल पर, वो IPS ऑक्यूपाई करते हैं। जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, जो सुपरिटेंडेंट है, DIG, IG तक भी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक, वो जेल सर्विस के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया RAS से आते हैं। और जो लोअर लेवल का सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो 3rd रंग का जो मैनेजरियल पार्ट है जेलर्स का, उसमें जेलर्स, डिप्टी जेलर्स आते हैं। ये सबऑर्डिनेट सर्विसेज कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट सर्विसेज तो नहीं, 3rd लेवल पर हैं, जहाँ पर ये डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं मैम, RPSC से होते हैं और इनका एग्ज़ाम अलग होता है। और इनका एक और मोड ऑफ पहुंचने का होता है जहां पर व्यक्ति प्रहरी, फिर मुख्य प्रहरी, फिर वो डिप्टी जेलर बनता है। प्रमोशनल भी होता है, तो 50% प्रमोशनल होता है और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। जी। और प्रहरी, मुख्य प्रहरी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। अच्छा, प्रहरी का डायरेक्ट होता है, मुख्य प्रहरी प्रमोशन से होता है, वो प्रमोशन से आते हैं। तो सर आप हमारे युवाओं को, चूंकि आप स्वयं इस सर्विसेज में इस तरीके से, आप किस बैच के हैं सर और आप किस तरीके से आए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैम, मैं RAS 2015 बैच का हूँ, जो हमारा 2015 में रिक्रूटमेंट मतलब इंडक्शन हुआ था। 2012 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था और हमने ज्वाइन किया था OTS जयपुर में ज्वाइन किया था। और हमारे बैच में शायद 350 के लगभग हम ऑफिसर्स थे, और जिसमें कि जब हम जेल सर्विस में मैं और बैचमेट हम 2 जने ही थे। हमसे पहले 2012 में हुए थे। 2012 में एक इंडक्ट हुए थे, जो भी वर्तमान में अलवर जेल सुपरिटेंडेंट है, और मेरे बैचमेट जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट है। और हमारे बाद में 3 जने आए थे, जिसमें से कि एक वापस RPS में चले गए और 2 जो ऑफिसर्स हैं, एक गंगानगर सुपरिटेंडेंट साहब है और एक टोंक सुपरिटेंडेंट साहब है। तो वो दोनों हमारे बाद में आए, हम 2015 में। जी।
तो सर आप RAS फाइट करके जी। इसमें आए, तो सर आप युवाओं को सफलता के लिए, क्योंकि सर आप देख रहे हैं इन दिनों में जितने बच्चे जो बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं पर फिर वो कई बार नहीं निकल पाते, उससे थोड़ा सा उनके अंदर ये है कि निराशा जो है वो ज़्यादा हावी होने लगी है, तो थोड़ा सा कोई सफलता का मूल मंत्र हमारे जो यूथ हैं उनको दीजिए। मैम, युवाओं के लिए जीवन में सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि ईमानदारी कभी नहीं छोड़ो। जी। चाहे कुछ भी हो जाए, ईमानदारी के पथ से आप भटकेंगे, शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता 2 पार्ट्स में है। मैं भी ये सोचता हूँ कि एक तो आपको जो सामने से दिखता है, और लेकिन जो एक आंतरिक संतोष है। बेहतर इंसान बने, RAS बन जाएंगे, लेकिन बेहतर इंसान बनना ज़्यादा आज की डेट में ज़्यादा चैलेंजिंग सा हो गया। जी जी मैम। जी सर। तो हमने अभी बातचीत की केंद्रीय कारागृह बीकानेर के जेल अधीक्षक श्री R अनंतश्वरन जी से। सर ने हमें बताया कि किस प्रकार से जेल में लगभग 1,500 के करीब जो कैदी हैं उनके हर तरीके के, चाहे वो उनका मानसिक, सामाजिक या जिस प्रकार भी उनका अवचेतन विकसित हो सके, उसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं सर के द्वारा इस दिशा में। साथ ही साथ इनको रोज़गार दिलाने, आत्मनिर्भर बनाने और सबसे बड़ी बात समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस प्रकार से कार्य किए जा रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। इसके साथ साथ ही हम सर ने युवाओं को बताया कि किस प्रकार से वो इस प्रकार की सेवाओं में आ सकते हैं।